एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 313 यानी 313 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे बड़ा खतरनाक सीन चल रहा था। फेंग युआन तो वेनरेबल बन चुका था, ऊपर से यहाँ पे पता नहीं कैसे अपना स्पेक्ट्रल सोल अच्छा इंसान कैसे बन गया। उसने स्पेक्ट्रल सोल ने क्या करा, अपनी बॉडी का यूज़ करके जो यहाँ पर एक बाउंड्री फाड़ दी गई थी, यानी वर्ल्ड बाउंड्री को फाड़ दिया गया था, वहाँ पे होल बन चुका था जो कि क्योस को मतलब सब कुछ क्योस के अंदर समा रहा था। अगर ये होल ज़्यादा बड़ा हो जाता ना, तो पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा गो वर्ल्ड क्योस के अंदर समा जाता और गो वर्ल्ड ही खत्म हो जाता। लेकिन ये भाई गया, उसने अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके, जानते हो ना स्पेक्ट्रल सोल कितना बड़ा है, तो उसने अपना मैसिव साइज़ का यूज़ करके पूरे के पूरे इस बाउंड्री होल को मतलब बंद कर दिया, अपनी बॉडी को यूज़ कर दिया। लग रहा था ऐसा, उसने अपने आप को ना सैक्रिफाइस कर दिया, ऐसा लग रहा था। क्योंकि क्योस से कोई भी टच होता है तो बंदा तो खत्म। स्पेक्ट्रल सोल मतलब भले कितना भी पावरफुल है, जब लिमिटलेस नहीं बचा तो स्पेक्ट्रल सोल कैसे बच जाएगा। तो स्पेक्ट्रल सोल अपने आप को शायद सैक्रिफाइस ही कर दिया होगा। अब जो भी था यही था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, देखा जाता है यहाँ पे ना एक एक सूना सा ग्रास लैंड था, ड्राई लैंड था, थोड़ी सी मतलब फैली इधर से उधर ग्रास थी, ग्रे स्काई था, अजीब सा यहाँ पे जगह थी और यहाँ पे कोई बैटल होने वाली थी। यहाँ डजन्स ऑफ गो इमॉर्टल बैटल देखने आए थे। सबका फोकस दो लोगों पे था। पहला था यहाँ पे चूडू, डोमिनेशन इमॉर्टल जिसे कहते थे। दूसरी थी यहाँ पे हाई लाओलान, जिसे फेरी ब्लैक मून के नाम से फेमस थी। हाई लाओलान ने रिसेंटली लिू चेंग को हरा दिया था, फिर चूडू को भी चैलेंज किया था और आज फाइनली फाइट का टाइम आ चुका था। हाई लाओलान कहते हैं चूडू, देखते हैं तुम सच में क्वालिफाइड हो या नहीं। चूडू कहता है प्लीज फर्स्ट मूव तुम्हारा होगा। हाई लाउलन लाइटनिंग की स्पीड से क्लाउड में चली गई और क्लाउड से काउंटेस स्ट्रेंथ पैंथम मीटियोर की तरह चूडू पे गिरने लग गए। चूडू इंस्टेंटली पीछे हटा और अपने पाम से अटैक करके सब पैंथम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एक और अटैक डार्क क्लाउड को हटा देता और हाई लॉलन एक्सपोज हो जाती है कि वो कहाँ पर है। हाई लॉलन तुरंत ही जाइंट फीस्ट अटैक लॉन्च करती है, बूम आवाज आती है। चूडू 100 स्टेप पीछे उड़ जाता है, पर वो बिल्कुल अनहार्म्ड था, यानी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची थी। हाई लॉलन नॉन स्टॉप यहाँ पे अटैक की बारिश कर रही थी। चूडू तो कामली ब्लॉक कर रहा था, काउंटर अटैक भी कर रहा था। दोनों ना लॉन्ग रेंज टाइप की फाइट कर रहे थे। स्ट्रेंथ पाथ मेथड यूज तो कर रहे थे लेकिन लॉन्ग रेंज में। इमॉर्टल्स शॉक हो गए। इमॉर्टल्स कहते हैं स्ट्रेंथ पाथ में इतने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंज अटैक भी मेथड होते हैं क्या। तो यहाँ पे चाउ लाउ वो कहता है अभी रियल फाइट तो स्टार्ट ही नहीं हुई भाई, स्ट्रेंथ पाथ क्लोज कॉम्बैट डेंजरस होता है और ये भी तो क्लोज कॉम्बैट में फाइट ही नहीं कर रहे, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। सडनली दोनों यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट में चार्ज करते हैं, बूम आवाज आती है, सब इमॉर्टल हिल जाते हैं कि देखा अब असली बैटल स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट हुआ है। विनर करंट वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेटर बनेगा। दोनों पंचेस और किक्स नॉन स्टॉप यहाँ पे क्लैश हो रहे थे। हर हिट थंडर जैसा साउंड निकाल रहा था, हवा यहाँ पे एकदम डिस्टॉर्ट हो रही थी। फाइट सिंपल थी पर इंसेनली ब्रूटल थी। इमॉर्टल को भाई पसीने आने लग गए थे। बंदे कहते हैं फ्यूचर में किसी स्ट्रेंथ पाथ को इमॉर्टल के पास नहीं आने देना। मतलब फ्यूचर में ना किसी स्ट्रेंथ पाथ को इमॉर्टल के पास आने नहीं देना, ऐसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, वैसे रहना। मतलब ज़्यादा होता है ना, पंगे नहीं लेने जैसे लोग ले लेते हैं जाके, तो थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि कितने क्रेजी तरीके से फाइट कर रहे थे दोनों लोग ना, इसलिए डर रहे थे आसपास के लोग। अटैक स्पीड बहुत क्रेजी थी। टाइम के साथ चूडू अपर हैंड ले लेने लग गया। हाई लॉलन स्ट्रांग थी पर कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस में चूडू सुपीरियर था। वो धीरे-धीरे उसको यहाँ पे सप्रेस करने लग गया। यहाँ पे चेन चैंग और दूसरे इमॉर्टल टेंशन में आ गए। हाई लॉलन समझ गए कि भाई ऐसे चला तो मैं हार जाऊँगी। वो सडनली और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, रैपिड अटैक लॉन्च करने लग गए। चूडू एकदम भाई रीफ की तरफ स्टेबल खड़ा रहा। फिर हाई लॉलन पीछे हटी और किलर मूव प्रिपेयर करने लग गए। चूडू स्माइल करता है, वो इसी चांस का वेट कर रहा था कि कब चांस मिलेगा। वो इंस्टेंटली उसकी तरफ ही रश करता है। वो प्रिपेयर कर रही थी, बंदा रश कर गया। यहाँ पे चेन चांग कहता है ओह नो वो रश कर रहा है। सभी इमॉर्टल समझ गए कि चूडू ने परफेक्टली एकदम बढ़िया सा टाइमिंग का वेट करा था और यही टाइमिंग थी कि कब हाई लॉलन अपना मतलब अटैक को चार्ज करेगी और जैसे ही वो चार्ज करेगी कुछ सेकंड का टाइम होगा, उसी सेकंड पे मैं अटैक कर दूंगा जाके चूडू। तो इस यही टाइम का वेट कर रहा था और ये टाइम आ भी गया। भाई इसी टाइम पे चूडू सडनली इंसेन स्पीड से हाई लॉलन के पास पहुंच चुका था। हाई लॉलन का अपना किलर मूव बीच में उसे रोकना पड़ गया और डायरेक्ट क्लोज कॉम्बैट में आना पड़ गया था। पर किलर मूव कैंसिल करने की वजह से उसको बैकलैश भी लगा और अंदर से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई। चूडू ने चांस पकड़ लिया और नॉन स्टॉप अटैक बरसा दिए। अब हाई लॉलन सिर्फ डिफेंड कर पा रही थी, चूडू फुल एडवांटेज में आ गया था। चू ट्राइब के लोग तब चीयर करने लग गए, तो उन्हें लग रहा था कि हाँ अब शायद हम जीत सकते हैं। पर हाई लॉलन के सपोर्टर चिल्लाए। हाई लॉलन के सपोर्टर कहते हैं अभी सेलिब्रेट मत करो चूडू वालों, अभी चूडू सिर्फ एडवांटेज में है, अभी जीता नहीं है वो। फेरी ब्लैक मून ने ट्रम्प कार्ड अभी तक यूज़ नहीं करा, तो ध्यान रखो। तभी हाई लेवल का बॉडी यहाँ पे शेक हुआ, रोर आवाज आई, एक जाइंट ब्लैक विंग्ड टाइगर अपीयर हुआ। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ पियाओ इसका नाम था। उसके ब्लैक क्लॉज ने चूडू को भाई उड़ा दिया। टाइगर इंस्टेंटली यहाँ पे टेलीपोर्ट जैसा मूव करके चूडू के पीछे आ गया और फिर से अटैक हुआ। चूडू डिफेंड तो कर लेता था पर फोकस और जितना फोर्स लग रही थी इतनी ज़्यादा थी कि वो मतलब होता है ना कि सामने अपना डिफेंड करा, लेकिन एक पड़ा तो बंदा पीछे उड़ता हुए चला गया। चोट ज़्यादा नहीं लगी लेकिन डिफेंड करने पे पीछे होता है ना टैकल, या उसको क्या कहते हैं,
नॉक बैक लग जाता है, पता नहीं जो भी है वैसा टाइप का, और बहुत पिछोड़ते हुए बंदा जा रहा था अपना चूडू। इमॉर्टल शॉक हो गए, बंदे कहते हैं भाई फेरी ब्लैक मून का सिग्नेचर मूव आ चुका है और यही देखो कितना पावरफुल है। चूडू डिफेंड कर रहा है लेकिन फिर भी पीछे जा रहा है वो बार-बार। यहाँ पे चाओ लाओ वो कहता है ये टोटेम किलर मूव बहुत ही डेंजरस है, नॉर्मली स्किन पे हिडन रहता है और इंस्टेंटली एक्टिवेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हाउसेन कहता है अगर ये मूव नहीं होता तो चूडू अब तक तो जीत चुका होता। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ बहुत फास्ट था, हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। चूडू भी भाई इससे सफ़र कर रहा था। हाई लवलान ने खुद को भी यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया तो हिल विल करा, टाइगर के साथ मिलके राइट एंड मतलब लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट हर तरीके से ना अटैक करने लग गई। अगर टाइगर जा रहा है राइट से तो लेफ्ट से आ रही है, ऐसे ऐसे करके अटैक करने लगी, कोऑर्डिनेशन बिठाने लग गई। चूडू की रोप फट गई थी, डिफेंस टूटने लग गए थे, माउथ से ब्लड भी आने लग गया था। चू ट्राइब के मतलब टेंशन में आ गए थे, उन्हें कमबैक का चांस ही नहीं दिख रहा था। हाई लोलन कहती है अब तुम हार गए चूडू। वो 8 डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फाइट यूज़ करती है और चूडू को काउंटलेस फिगर्स में ट्रैप करवा देती है। तभी यहाँ पे डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी आओ उसके ऊपर अटैक करता है हर जगह से। पर क्राइसिस के मोमेंट पर चूडू हँसता और कहता है फाइनली पकड़ लिया मैंने तुम्हें। सडनली एक जायंट स्ट्रेंथ हैंड यहाँ पे अपीयर होता है और टाइगर को पकड़ के ना सीधा ऐसे होता है ना कि टाइगर ऐसे आ रहा है साइड से अटैक करने, तो एक जायंट हैंड आता है, पकड़ता है टाइगर को, ज़मीन में ही घुसा देता है। बूम भाई! पूरा ग्राउंड हिल जाता है, इतना खतरनाक लगता है। चूडू का पूरा बॉडी सडनली जायंट हैंड चूडू का जो बॉडी था वो सडनली यहाँ पे जायंट हैंड बन जाता है। जायंट बन जाता है, सॉरी, जायंट हैंड का पकड़ने के लिए, और पूरा रेड ऑरा स्टीम से कवर हो जाता है। यानी यहाँ पे ये हुआ है कि एक हैंड आया, पैंथम जैसा हैंड था, जैसे फेंगयुआन को पैंथम हैंड नहीं था, कहीं फेंगयुआन ने तो इसे वो दिया नहीं था, फेंगयुआन से इसका ट्रांज़ैक्शन भी तो हुआ था बहुत सारी चीज़ों का, तो शायद ये किलर मूव फेंगयुआन से मिला हो, क्या पता, जायंट हैंड वाला। फिर ये जायंट हैंड आया, इसने पूरे टाइगर को पकड़ के ज़मीन में घुसा दिया और चूडू खुद भी यहाँ पे जायंट बन गया। फिर वो हेवन एंड अर्थ कंबाइंड स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है और पूरे एरिया पे प्रेशर आ जाता है। सब कोई मॉडल मूवमेंट एकदम से उनकी ना स्लो हो जाती है, यानी भाई एकदम स्पिरिचुअल प्रेशर जैसे भाई फैला रहा था कि बंदे खड़े नहीं हो पा रहे थे। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी अब यहाँ पे स्लो हो जाता है। हाई लॉलन शॉक हो जाती है, वो कहती है ये क्वासी बैटलफील्ड किलर मूव है, यानी हाफ रैंक रैन का बैटलफील्ड किलर मूव। हाई लॉलन सीक्रेटली एक्सपेंड स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करती है। चूडू पे हिट होते ही उसका हर मूव हैवी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर हाई लॉलन नॉनस्टॉप अटैक करती रहती है। बैटल यहाँ पे डेडलॉक में आ जाती है क्योंकि हाई लॉलन के पास भी खतरनाक अटैक था और यहाँ पे भाई चूडू का तो बैटलफील्ड खतरनाक है। हाफ रैंक 9 का बैटलफील्ड वाला किलर मूव है, वो भी बहुत खतरनाक था। इमॉर्टल पीछे हट के बैटल देखते हुए शॉक हो जाते हैं। बंदे कहते हैं भाई ये दोनों रैंक 7 के मॉन्स्टर्स है क्या? रैंक 7 भी हैं क्या ये? गलती से भाई लग भी नहीं रहे रैंक 7। ये लोग अगर फाइट कर लेना किसी गलती से भी रैंक 8 से तो आराम से उस रैंक 8 को टक्कर भी दे देंगे ये। चूडू फुल इंजरीज में भी हँस रहा था, वो कहता है अमेजिंग बैटल। पर हाई लॉलन को फिर से डिसएडवांटेज फील होने लगता है। रीज़न क्या था? चूडू का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत सुपीरियर था। वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स का भी एडवांटेज ले लेता था चूडू, क्योंकि हाई लॉलन जैसे कभी पीछे हटती है, हाथ पीछे करती है, कुछ भी ऐसा ज़रा-सा भी ओपनिंग शो करती है ना, चूडू उसके ऊपर भाई फ़ायदा उठा लेता था। हाई लॉलन शॉक में कहती है 70% एक्सपेंडेड स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी ये थक क्यों नहीं रहा है चूडू? और कुछ राउंड के बाद सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। हाई लॉलन ऑलमोस्ट लूज़ करने वाली थी। तब यहाँ पे हाई लॉलन फाइनल रिस्क लेती है। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी रोर करके उसकी तरफ जंप करता है। हाई लॉलन उसके अंदर यहाँ पे मर्ज हो जाती है, यानी अब यहाँ पे वो जो टाइगर था और हाई लॉलन एक हो जाते हैं। डार्क फ्लैश लाइट फ्लैश होती है और हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन आर्मर बन जाता है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाती है। हाई लॉलन कहते हैं चूडू अब सब खत्म। वो ब्लिंक स्पीड से भाई चूडू के सामने पहुंचती है और उसको पंच मार के ग्राउंड में दबा देती है। फिर वो स्काई में फ्लोट करते हुए नॉन स्टॉप पंचेस बरसाती है चूडू के ऊपर जो ज़मीन में दबा हुआ था। पैम 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 भाई यहाँ पे पता नहीं कैसे ये पैंथम टाइप के कैसे पंचेस गिर रहे थे उसके ऊपर, और यहाँ पे ग्राउंड पूरा शेक होने लगता है। चू ट्राइब के इमॉर्टल पैनिक में चिल्लाते कहते लॉर्ड चूडू, गॉडफादर, ऐसे-ऐसे चिल्ला रहे थे। अब हाई लॉलन पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर रही थी। और अब आगे देखते हैं, चूडू जिस गड्ढे के अंदर दबा हुआ गिर रहा था उसके ऊपर पंचेस बरस रहे थे ना, उसी गड्ढे के अंदर से चूडू वीक वॉइस में कहता है बस ब्लैक मून बस स्टॉप करो। पर हाई लॉन कंट्रोल लूज कर चुकी थी, वो नॉन स्टॉप पंचेस मारते जा रही थी। चंग चंग कहता है कुछ तो गलत है, मास्टर नॉर्मल स्टेट में नहीं लग रही हैं। सबको समझ आ जाता है कि हाई लॉन अब यहाँ पे ना अपने मतलब वो होता है ना कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत खो चुकी है, थोड़ी सी पगला गई है फाइट के चक्कर में। चू ट्राइब के इमॉर्टल यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं। चू ट्राइब के इमॉर्टल्स कहते हैं अगर वो कंट्रोल लूज करेगी बैकलेस से हार जाएगी। सडनली चूडू पिट से बाहर निकला। वो सब सोच रहे थे कि वो काउंटर अटैक करेगा, पर उसने शॉकिंग मूव किया। वो डायरेक्ट हाई लेवल के पास गया और उसके शोल्डर पर हैंड रख दिया और एक ह्यूज वाइब्रेशन फोर्स निकाला और डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी अलग हो गया। हाई लोलन होश में आ गई और शॉक हो गई। उसका फीस्ट ऑलरेडी चूडू के चेस्ट के आर पार था, फिर भी चूडू उसको
मतलब बचाने की कोशिश कर रहा था। हाई लॉरेन कहती है कि व्हाई मतलब तुम मेरे को ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम अपने आप को बचा सकते थे। लेकिन भाई चूडू ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके हाई लॉरेन को होश में लाया। तभी डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी आओ पीछे से चूडू पर अटैक करने आया। हाई लॉरेन अंदर से चिल्लाए कि स्टॉप हो जाओ, अटैक मत करो। पर भाई टाइगर भी कंट्रोल लूज़ कर चुका था, कंट्रोल में नहीं था। सबको लगा चूडू मरने वाला है। पर नेक्स्ट सेकंड ही चूडू की बॉडी से ह्यूज ऑरा एक्सप्लोड हुआ। एक अटैक में उसने टाइगर को भाई उड़ा डाला। सभी मोटर शॉक हो गए। बंदे कहते 1 मिनट चूडू रैंक 8 कल्टीवेशन ये क्या? चूडू रैंक 8 बन गया? हाई लेवल में शॉक हो जाती है। वो कहती है वाह ये कैसे हो गया? वो हीलिंग मूव यूज़ करके चूडू को हील भी करती है। चूडू स्माइल करता है। चूडू कहता है ब्लैक मून तुम्हारे राइज़ के बाद से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था। अगर तुम मुझे चैलेंज नहीं करती तो मैं खुद कर देता। स्ट्रेंथ पाथ बहुत टाइम से ना डेड हो चुका है। कोई स्ट्रेंथ पाथ पता नहीं क्यों परस्यू नहीं करता। तुम्हारी वजह से मुझे होप मिली थी। स्ट्रेंथ पाथ को फिर से ग्लोरी दो, फिर से उसे वापस लाओ। हाई लॉरेन यहाँ पे चुप हो गई। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी आओ वापस उसकी स्किन पर चला गया। हाई लॉरेन डीपली चूडू को देखती है और बोलती है चूडू तुम जीत गए। और बैटल यहाँ पे एंड हो जाती है और विनर बनता है यहाँ पे चूडू। जो भी था बस चूडू जीत गया। सही था बट बढ़िया रिजल्ट था ये तो। पर असली शौक ये था कि भाई वो सीक्रेटली रैंकेड बन चुका था। उसकी रेपुटेशन चू ट्राइब का स्टेटस स्काई रॉकेट हो गया और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला उसके एक्शन से। अपनी जान रिस्क में डाल के उसने हाई लोलन को बचा लिया था। बाद में और भी शॉकिंग न्यूज़ मिली थी। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल रिवाइव हो गई है। जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल भी रिवाइव हो गया, यानी दोनों रैंक 9 बन चुके हैं। और सबसे शॉक वाली न्यूज़ तो ये मिली थी कि भाई फेंग युआन ऑफिशियली रिफाइनमेंट पाथ का डीमन वेनेबल बन चुका है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद तो हो गया था काम। अब इसी के साथ आगे देखते हैं। फेंग युआन वापस ईस्टर्न सी लौट आया था। सेटिंग सन की लाइट में सी के सरफेस पूरा रेड कलर में एकदम ढाई डाई हो चुका था। बर्ड्स यहाँ पे लाउडली एकदम चिरप कर रहे थे और वार्म सी ब्रीज कंटिन्यूसली चल रही थी। ये जगह ईस्टर्न सी के शिया क्लैन है थोड़ी डिस्टेंस पर थी, ज़्यादा क्लोज नहीं थी। फेंग युआन कहता है ये जगह ठीक रहेगी। वो जल्दी से नीचे डिसेंड हुआ और एक रिलेटिवली छोटे डिजर्टेड आइलैंड पर लैंड कर गया। उसने तुरंत ही कई इन्वेस्टिगेट किलर मूव एक्टिवेट कर दिए। अब उसके पास पूरे आइलैंड का कंप्लीट कंट्रोल था। उसने केयरफुली इंस्पेक्ट किया लेकिन कोई भी थ्रेट या सस्पिशियस चीज़ उसे मिली नहीं। फेंग युआन ने डायरेक्टली 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन निकाल दी और जल्दी ही 5 कलर का स्मोक मिक्स होकर पूरे आइलैंड को कवर करने लग गया। फिर वो स्काई और सी की तरफ स्प्रेड होने लग गया। अगर फेंग युआन अभी अभी रैंक 8 होता तो क्रेज डिमन केव से एस्केप करने के बाद वो ईस्टर्न सी के शिया क्लैन हेडक्वार्टर या फिर सीक्रेटली इमोरल व्हाइट हेवन में हाइड होकर रिकवर करता। लेकिन अब वो रैंक 9 था, एक वेनरेबल था। अब वो ओपनली काम कर सकता था बिना किसी डर के। अगर अभी स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल या जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल इसको अटैक करने आ भी जाएँ, तो फेंग युआन एक्चुअली खुश होता। फेंग युआन ने धीरे से आँखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस को सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर भेजा। उसने अंदर भाई उस मतलब उसने ना ऑलरेडी कई बीट्स ऑफ रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस एक्युमुलेट कर ली थी। रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस को व्हाइट लेचिट इमॉर्टल एसेंस बोला जाता था। रैंक 8 वाले को, लेकिन जब बंदा रैंक 9 पे पहुँच जाता है तो तुम्हें याद ही होगा, इसको बोला जाता है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जैसे शेप में होते हैं और इनको एप्रिकॉट एसेंस ही कहा जाता है। और उसका कलर ऑरेंज येलो था और ये थी येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस। फेंग युआन पहले से रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस का अपीयरेंस जानता था क्योंकि उसने जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस स्पेक्टर सोल डिमन वल्नरेबल का लेफ्ट ओवर इमॉर्टल एसेंस ऑब्टेन किया था। लेकिन अब उसके अंदर इमोशंस यहाँ पे सर्च करने लग गए थे क्योंकि ये उसकी खुद की येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस थी, यानी खुद का था। फेंग युआन ने येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस यूज़ करके एक मेथड एक्टिवेट करा, रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव रिफाइन सेल्फ। उसके स्टमक के पास फिस्ट साइज का पेल येलो लाइट निकलने लग गया। वो येलो लाइट धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी का अराउंड फ्लो करने लग गया। सबसे ज़्यादा फोकस उसके इंजरीज पर था। फेंग युआन की बॉडी पर 100 से ज़्यादा इंजरीज थी। मोस्टली जो घाव थे उसको उसने ना सिर्फ एक तरीके से सुपरफिशियली हैंडल किया था। जब वो वापस आ रहा था अभी भी वो जो घाव थे थोड़ा बहुत मतलब उनसे ब्लड बह रहा था। कहीं गोल्डन लाइट चिपकी हुई थी जो मतलब जायंट सन की थी और कहीं कहीं स्टार लाइट चिपकी हुई थी जो मतलब स्टार कंस्टेलेशन की थी। वो उसकी बोन्स और एकदम भाई अंदर तक घुसी हुई थी, एकदम छेद दिया था। जैसे ही पेल येलो लाइट अपीयर हुई, सारी स्टार लाइट और गोल्डन अरोरा यहाँ पे क्लीन होने लग गया। इसका मतलब था स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के छोड़े हुए दाव मार्क सब फेंग युआन ने रिफाइन कर लिए थे और खुद के बना लिए थे। लेकिन रिफाइनमेंट पाथ का प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं था, पेन बहुत इंटेंस था। फेंग युआन का बॉडी कंटिन्यूसली एकदम भाई एकदम सह रहा था। उसका फेस एकदम भाई पेल पड़ गया था और जल्दी उसके फोrehead पर पसीना भी आ गया। फाइनली पेल येलो लाइट उसके डिजेक्ट मतलब एक तरीके से डिटैच आर्म एरिया पर भी रुक गई और 1 घंटे बाद लाइट कंप्लीटली फेड हो गई। फेंग युआन ने गहरी सांस छोड़ी और फाइनली वो रिलैक्स हुआ। कुछ देर रेस्ट करने के बाद उसने तुरंत ही एक कंपाउंड किलर मूव यूज़ करा, मैन एज़ बिफोर।
अगले ही मोमेंट उसकी सारी इंजरीज़ पूरी एक तरीके से हील हो गई। उसका आर्म कंप्लीटली रिस्टोर हो गया। लेकिन जब उसने उस आर्म में मतलब उस आर्म में ना स्ट्रेंथ यूज़ करी, ताकत लगाया कि कुछ यूज़ करूँ, उसको अभी भी हल्का-सा वीकनेस फ़ील हुआ। लेकिन फेंग युआन ऑलरेडी सैटिस्फाइड था कि चलो जितना है उतना भी ठीक है। उसकी इंजरी सीरियस थी, लेकिन स्टार कांस्टीट्यूशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट्स इमॉर्टल वेनेबल भी बेटर कंडीशन में नहीं थे। फेंग युआन ऑलमोस्ट श्योर था कि हीलिंग स्पीड में वो दोनों मतलब उनसे तो स्लो ही हैं। मतलब वो दोनों बहुत स्लो हैं यार। फेंग युआन सबसे आगे है हीलिंग के मामले में, क्योंकि फेंग युआन के पास रिफाइन सेल्फ किलर मूव था। ये मूव गू कल्टीवेटर की बॉडी के सारे दावमार्क को रिफाइन करके उन्हें खुद के दावमार्क में कन्वर्ट कर देता था। ये मूव एक्चुअली फेंग युआन के पुराने किलर मूव सेल्फ क्लीजिंग से ओरिजिनेट हुआ था। इसी मूव की वजह से क्रेश डिमन केव बैटल में फेंग युआन ने फ्लाइंग स्टार किलर मूव के जितने भी दावमार्क थे उसके ऊपर जो लग गए थे, चिपक गए थे, सारे के सारे खुद के अंदर रिफाइन कर लिए थे। और स्टार कैंडिलेशन इमॉर्टल वेनेबल का कंसेक्यूटिव अटैक डायरेक्टली काउंटर कर दिया था। फिजिकल इंजरीज हील हो चुकी थी, उसकी सोल भी पीक कंडीशन में थी। अब फेंग युआन सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी का इश्यू सॉल्व करने लगा। पहले जायंट्स एनिमेटर वेनेबल के किलर मूव की वजह से सवेनर इमोर्टल प्राइमेसी में ट्रबलेशन आई थी, और ऑलमोस्ट उसी टाइम फेंग युआन ने सीक्रेटली हेवनली दाव को चैलेंज करके कियोटिक डिजास्टर भी मतलब सह लिया था। और पूरे सवेनर इमोर्टल प्राइमेसी को ह्यूज लॉसेस हुए थे। उसकी फाउंडेशन पूरी तरह से एकदम भाई खत्म ही हो गई थी। क्रेज डीमन केव एक्सपेंडिशन से पहले के कंपैरिजन में अब वो 20% ही बचा था, यानी कभी उसका 70% हुआ करता था डेवलप, लेकिन अब वो बस 20 बचा है। पूरा भाई क्या बोले, प्राइमेसी एकदम से भाई एकदम खंडर सा लग रहा था। बहुत पिटीफुल सीन था, लेकिन फेंग युआन ने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई ऐसा तो हो ही सकता है, इसलिए उसने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। फेंग युआन ने फोकस किया और काउंटलेस थॉट एक्सपेंड हुए, और उसने एक और कंपाउंड किलर मूव एक्टिवेट करा, लैंड्सकेप एज बिफोर। सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर जितने भी ईयर एसेंस पूल और सब पूल थे, सब के सब एकदम से भाई बढ़िया हो गए, एकदम ओपन हो गए। रिवर ऑफ टाइम का एक्यूमुलेटेड वाटर एक जाइंट भाई पता नहीं किस चीज़ में शैडो टाइप में कन्वर्ट हो गया, और लैंडस्केप एज बिफोर के इफेक्ट में वो शैडो मिनी 5 रीजन और मिनी 9 हेवन को भाई एकदम भाई पूरा एकदम निगलने लगा। ऐसा लगा कोई बाढ़ आई, सब कुछ निगलते हुए ले गई। और कुछ देर बाद रिवर ऑफ टाइम का ये जो शैडो था कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। लेकिन उसके बाद जो सीन बचा था वो शॉकिंग था। माउंटेन्स, रिवर और काउंटलेस रिसोर्स पॉइंट जितने थे, सब के सब कंप्लीटली रिस्टोर हो चुके थे, 100% रिस्टोर हो चुके थे। सविनर इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर के गु इमोर्टल ये देखकर लाउडली चीयर करने लगे कि भाई 1 सेकंड में ही बंदे ने सब सही कर दिया। उनकी मोराल इंस्टेंटली स्काई रॉकेट हो गई। फेंगयुआ ने हल्का-सा मतलब देखा उनकी तरफ। बैक देन जब उसने ईयर एसेंस सब पूल और टाइम पाथ एरियाज़ क्रिएट किए थे, तभी उसने फ्यूचर में लैंडस्केप एज़ बिफोर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करने का प्लान बना लिया था। यानी उसने जितने भी अरेंजमेंट पहले से कर रखे थे ना, उसने इसके अंदर लैंडस्केप एज़ बिफोर का भी कोई सिस्टम मतलब छोड़ रखा था कि अगर कभी सब कुछ तबाह हो जाए, तो मैं एक बार लैंडस्केप एज़ मतलब यूज़ करूँ लैंडस्केप एज़ बिफोर, और सब का सब ठीक हो जाए। मतलब सब कनेक्टेड रहे, जब भी मैं यूज़ करूँ तो सब हील हो जाए। ऐसा उसने अरेंजमेंट बना रखा था। ये मेथड उस मतलब यूज़ करने के बाद ईयर एसेंस पूल के अंदर का रिवर ऑफ टाइम वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम डिफरेंस भी बहुत कम हो गया था। अब काफ़ी टाइम लगेगा जब तक ईयर एसेंस पूल इनफ रिवर ऑफ टाइम वाटर गैदर करके टाइम को दोबारा से एक्सेलरेट नहीं कर देते। इस पॉइंट पर सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी की फाउंडेशन का 40% रिस्टोर हो चुका था। मतलब अब टोटल लॉसेस सिर्फ यहाँ पे 40% ही बचे थे। अच्छा, तो जब उसका पहले सब ठीक था ना, 80% डेवलप कर चुका था, लेकिन अब बस 40% ही मतलब सही हुआ है। कोई नहीं, 40% ही डेवलप मान लो अब बस। इससे उसकी एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड टाइम, एनर्जी और रिसोर्स बहुत कम हो गए थे। जो रिमेनिंग 40% लॉसेस थे वो कियोटिक डिज़ास्टर की वजह से हुए थे। लैंड्सकेप एज़ बिफोर उनको रिस्टोर नहीं कर सकता जो भी कियोटिक डिज़ास्टर की वजह से हुआ है। जो कोई इमॉर्टल कियोटिक डिज़ास्टर में मर गए थे वो ह्यूमन सी के थ्रू भी रिवाइव नहीं हो सकते थे, और बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत मतलब थे यार, लॉसेस ज़्यादा ही थे मान लो जो कियोटिक डिज़ास्टर में हुए थे। इमॉर्टल एसेंस का एक्सपेंडिचर यानी जो बचा हुआ था वो भी बहुत मैसिव था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया था। सारा उसने जो बचा रखा था, मतलब होता है ना जो कोटा बचा रखा था, सब का सब खाली हो गया था। पहले उसके पास ह्यूज अमाउंट में रैंक 8 का इमॉर्टल एसेंस था, लेकिन अब सिर्फ़ उसके अराउंड 10% ही बचा होगा। वो सेफ्टी मार्जिन से बहुत नीचे आ गया था। सिचुएशन डेंजरस थी। इसी वजह से फेंगीवा ने स्टार कंस्टिलेशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के साथ बैटल कंटिन्यू नहीं करी थी। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी थी। अब फेंगयुआन एक वेनेबल था और येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस करता था, और वो व्हाइट लेटिस इमॉर्टल एसेंस से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। लेकिन हाँ, यहाँ पे बैड न्यूज़ भी थी। अब बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये थी कि रैंक 8 इमॉर्टल गो हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, जिसने पहले फेंगयुआन को इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज में बहुत हेल्प करी थी, अब काफ़ी
कम यूज़फुल हो गया है, क्योंकि भाई वो रैंक 8 का है तो रैंक 8 वाली चीज़ें बना सकता है, लेकिन अब फेंग 1 रैंक 9 है तो उसे रैंक 9 का चाहिए होगा ना। साथ ही सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम फ्लो बहुत ही स्लो हो चुका था, इसलिए फेंग 1 की इमॉर्टल एसेंस प्रोडक्शन स्पीड मतलब हाई नहीं थी। इस पीरियड में फेंग 1 को रेस्ट करना था और इमॉर्टल एसेंस केयरफुली मैनेज करना था। उसको आउटसाइड वर्ल्ड के जो नेचुरल दांव थे उनको भी रिफाइन करने थे, और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस चाहिए था। फेंग 1 हल्का से एक अजीब सा लुक में सोचने लग गया। फेंग 1 कहता है इमॉर्टल एसेंस की कमी बहुत ह्यूज है और इमॉर्टल एसेंस स्टोन अब मेरे लिए ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुके हैं। अगर मैं सब इग्नोर करके सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी का टाइम रेट लिमिट तक एकदम इंक्रीज कर दूं, तब भी काम नहीं बनेगा। वेंडेबल को हर 10 साल में ग्रैंड ट्रिबुलेशन फेस करनी पड़ती थी, और हर 50 साल में मैरिड ट्रिबुलेशन, और भाई हर 100 साल में क्योटिक डिजास्टर। ड्रीम पाथ, पिल पाथ और कुछ स्पेशल पाथ को छोड़कर ग्रैंड ट्रिबुलेशन और मैरिड ट्रिबुलेशन फेंगयुआन के लिए थ्रेट नहीं थे। वो सिर्फ 100 ईयर वाले क्योटिक डिजास्टर से अलर्ट था। चाहे वो ऑलरेडी क्रेज डिमन केव में एक क्योटिक डिजास्टर सर्वाइव कर चुका हो, लेकिन वो सिर्फ हेवनली दाव ब्लॉकेड था, इसलिए वो सर्वाइव कर गया। वो असली 100 ईयर वाले क्योटिक डिजास्टर से बहुत वीकर था। अगर सवेनर रिमोट प्राइमेसी का टाइम बहुत फास्ट हो जाता है तो फेंगयुआन को जल्दी नेक्स्ट कियोटिक डिजास्टर फेस करना पड़ता, और अगर उस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड या नियर डेथ वाली सिचुएशन में आ गया तो बाकी वेंडेबल जैसे जाइंट सन या स्टार वाली बंदी तो वो दोनों भाई लपेट देंगे फेंगयुआन को। इमॉर्टल एसेंस रिप्लेनिश करना यानी दोबारा से सही करना बड़ा मतलब ज़्यादा वो करना तो एक ह्यूज प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा फेंगयुआन ने बहुत सारे इमॉर्टल को भी यहाँ पे लूज़ कर दिए थे। क्रेज डिमन के बैटल के स्टार्टिंग पार्ट्स में जब गू इमॉर्टल मरते थे, फेंगयुआन उनके इमॉर्टल गू या इमॉर्टल प्राइमेसी रिट्राइव नहीं कर पाया था। एक्चुअली क्रेज डिमन के में फेंगयुआन जो 7 इमॉर्टल गू हाउस लाया था इंक्लूडिंग राइजिंग क्लाउड सिटी, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। फेंगयुआन के लॉसेस इतने सारे थे कि हेवनली कोर्ट और लॉन्गेविटी हेवन को छोड़कर दुनिया का कोई भी सुपर फोर्स उन्हें सर्वाइव नहीं कर सकता था। थैंकफुली बैटल के लेटर पार्ट्स में फेंगयुआ ने पर्पसली इस एक्सपेक्ट में अपने लॉसेस को रिड्यूस किया था। जब जैसे मान लो जब जान वुडू मरा तो उसके छोड़े हुए विल ने उसके प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू को ट्रेजर हेवन में भेज दिया था। इमॉर्टल गू इमॉर्टल एसेंस के अलावा बहुत सारे गू इमॉर्टल भी मर गए थे। स्टील रश वॉरियर, फ्रॉस्टी बटरफ्लाई वॉरियर, श्याओ ही जियान, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और फेंगयुआन का क्लोन जान वुडू भी सब क्रेज डेमन के में मर गए थे। और जो सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर ट्रिबुलेशन डिफेंड करते हुए मरे थे वो अलग। उनमें से ज़्यादा लोग ह्यूमन सी के थ्रू रिवाइव हो गए, लेकिन अब उन्हें दोबारा कल्टीवेट करके इमॉर्टल बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो रिवाइव नहीं किया जा सकता था। उनमें ओल्ड कॉम्बैक्ट बीस्ट किंग भी था। वो रैंक 8 गो इमॉर्टल, इवन फेंगयुआन को भी उसके लिए पिटी फील हुआ था। वो ओल्ड मैन बिना कंप्लेन किए हमेशा हार्ड वर्क करता रहा था। उसने सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के लिए ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन ब्लैक फायर ने भाई उसको मार दिया, और फेंगयुआन उसको रिवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं ब्लैक फायर यानी क्योटिक डिजास्टर में मरा हुआ इंसान रिवाइव नहीं होता है। इन मटेरियल लॉसेस के अलावा फेंगयुआन को हिडन लॉसेस भी हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट उनमें बहुत सारे किलर मूव और बहुत चीज़ें एक्सपोज हो गई थी। फेंगयुआन ने अपने बहुत सारे मूव एक्सपोज कर दिए, तो इसलिए भाई अब उस क्या बोले अब उसको नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो उसने मूव एक्सपोज कर दिए हैं वो तो भाई अब मतलब कोई भी काउंटर कर सकता है, जैसे अपनी स्टार या जाइंटसन है ना। क्या करें? क्रेज डिमन के बैटल में फेंगयुआन अब मतलब चॉइस ही नहीं थी। वो उसको अपने कंपाउंड किलर मूव, रिफाइन सेल्फ टोटेम किलर मूव और कई ट्रम्प कार्ड रिवील करने पड़ गए थे। अब काफ़ी टाइम तक वो इन किलर मूव को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता था, उन्हें मॉडिफाई करना ज़रूरी था। फ्यूचर में अगर वो बिना मॉडिफिकेशन के इन्हें वेनेबल के अगेंस्ट यूज़ करता तो ह्यूज रिस्क लेना लेना हो जाता मतलब उसका। लेकिन लॉसेस के कंपैरिजन में फेंगयुआन के गेन्स भी ज़्यादा बड़े थे। क्रेज डिमन बैटल में फेंगयुआन ने भाई इमेंस प्रॉफिट कमाया था, और बिना डाउट के वो सबसे बड़ा विनर था। सबसे पहला गेन उसने फर्स्ट लेयर लूट लिए, ह्यूज अमाउंट में क्योटिक दामाक इमॉर्टल मटेरियल ऑब्टेन किए। क्रेज डिमन केव की 8वीं लेयर में उसने थीव्स डैन यूज़ करके मैसिव अमाउंट में रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल गेन किए, और ये रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल इतने थे कि अब वो रैंक 9 इमॉर्टल को रिफाइन करने की ट्राई कर सकता था। दूसरा गेन प्रीमोडल डोमेन, फेंगयुआन के पास ऑलमोस्ट उतना ही प्रीमोडल डोमेन था जितना जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल के पास, बस थोड़ा सा कम था स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल से, वरना तो जायंट सन से तो ज़्यादा ही था। प्रीमोडल डोमेन एक्सट्रीमली वैल्यूबल था स्पेशली फेंगयुआन के लिए। तीसरा गेन पैराडाइज अर्थ की नॉर्थर्न प्लेन्स टू इनहेरिटेंस, अब उसके हेवन पाथ कल्टीवेशन एक्सपीरियंस ये भी फेंगयुआन के पास थे। इनमें ट्रुथफुल
फ्लोटिंग आइस अब्सॉर्ब करके हेवन पाथ कल्टीवेशन लेवल राइज करने का मेथड भी इंक्लूडेड था। चौथा गेन इन्फॉर्मेशन। क्रेज डिमन केव बैटल के बाद फेंगयुआन को फाइनली स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी, साथ ही उनके हेवनली कोड और लॉन्गेविटी हेवन के बारे में भी। अब वो पहले की तरह डार्कनेस में नहीं था। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल के मेथड्स, जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल के कॉम्बैट सिस्टम और हेवनली कोड का डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड और भाई ट्रांसिएंट वाइट क्लाउड सिटी सप्रेशन पेंटिंग पाथ फॉर्मेशन, साथ में रुआन डेन का पील पाथ और लॉन्गेविटी हेवन का 8 एक्सट्रीमिटी फॉर्मेशन, क्लैमिटी लकल्टर का लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ और भी बहुत कुछ। पांचवा गेन और सबसे बड़ा गेन यही था, उसका कल्टीवेशन लेवल फाइनली वेनरेबल तक पहुंच गया था। ये एक पीक क्वालिटिव चेंज था। अब से वो चेस बोर्ड का पीस नहीं था, वो खुद को एक प्लेयर मान चुका था। मान क्या चुका, वो बन चुका, एक प्लेयर बन चुका है। अब वो ओपनली दुनिया के अगेंस्ट स्कीम बना सकता था और 5 रीजन पर रूल कर सकता था। ह्यूमैनिटी और वेरिएंट ह्यूमंस की हिस्ट्री को मजबूरन उसका नाम याद रखना पड़ेगा। अब वो 10 मतलब मान लो जो 10 जो लोग थे, बाकी के जो 10 वेनरेबल थे, 10 के 10 वेनरेबल, उनके सेम लेवल पर खड़ा था। बिल्कुल एक ऐसे सन की तरह जो काउंटलेस एजेस तक शाइन करता रहेगा। और बाकी सारे इमॉर्टल्स क्या बोले, बाकी सारे के सारे गो इमॉर्टल चाहे कितने भी टैलेंटेड या हीरोइक क्यों ना हो, सिर्फ स्काई के स्टार जैसे थे। गुयू फेंगयुआन, वो भाई गु कल्टीवेटर वर्ल्ड का 11th वेनरेबल बन चुका था, एक डेमोनिक कल्टीवेटर जो डिफाइनमेंट पाथ के थ्रू वेनरेबल बना। और हेवनली कोटर लॉन्गेविटी हेवन के अकॉर्डिंग उसका टाइटल था हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनरेबल। वो वाली लाइन कब आएगी यार, वो भी लाइन आने वाली है, लेकिन ये वाला टाइटल भी कितना मस्त है ना, हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनरेबल। इसी के साथ सीन यहाँ पे अब शिफ्ट होता है। ईस्टर्न सी के अंदर सीन देखते हैं। शेन क्लैन का हेडक्वार्टर पर्पल रोजवुड मैरिड स्पैरो आइलैंड। एक एल्डरली गुई मॉडल स्टोन डोर के सामने खड़ा पेशेंटली वेट कर रहा था। उस एल्डरली गुई मॉडल से रैंक एट ऑरा निकल रही थी। वो शेन क्लैन का करंट फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी थी। शेंग कोंग शेंग था। रंबल आवाज आती है। सीक्रेट रूम का डोर धीरे से खोला और अंदर से दो गुई मॉडल बाहर निकले। आगे वाला इंसान ग्रे रोब पहने हुए था, उसके ब्लैक हेयर वाइट हेयर शोल्डर तक आ रहे थे। वो था शनशांग। ह्यूमन पाथ कल्टीवेटर होने की वजह से डिवाइन एम्पर सिटी में उसका स्टे एक ह्यूज फॉर्च्यूनस एनकाउंटर बन गया था। डिवाइन एम्पर सिटी छोड़ने के बाद उसकी इमॉर्टल प्राइमेसी की ब्लैक फायर इंजरीज कंप्लीटली हील हो चुकी थी और उसकी बैटल स्ट्रेंथ हाफ रैंक लाइन लेवल तक जंप कर गई थी। शनशांग स्टोन डोर से बाहर आया और साइड में खड़ा होकर स्माइल करते हुए पीछे वाले कोई इमॉर्टल से बोला। शनशांग कहता है, प्लीज़ अंदर आइए। दूसरा कोई मॉडल सिंपल ग्रे हेम्प गारमेंट पहने हुआ था। कपड़े बहुत ही प्लेन थे, लेकिन उसका मस्कुलर बॉडी हाइड नहीं हो रहा था। उसने कॉनिकल हैट पहना हुआ था, फिर भी उसका पेल फेस और वीक कंडीशन क्लियरली दिख रही थी। वो था लू वाइन, जो क्रेज डिमन के बैटल सर्वाइव करके निकला था। लू वाइन हल्का सा बो करके कहता है, लू वाइन कहता है, सीनियर शन के ह्यूमन पाथ मेथड ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मेरी 30% इंजरीज ऑलरेडी हील हो चुकी हैं। इस फेवर का डेप्थ मैं फ्यूचर में ही रीपे कर पाऊंगा। शनशांग जोर से हंसा। शनशांग कहता है, इतनी टेंशन मत लो और मुझे सीनियर भी मत बुलाओ। हम दोनों ने क्रेज डिमन केव में साथ फाइट किया था। हमारी फ्रेंडशिप ऑलरेडी क्लोज है। मुझे इक्वल की तरह ट्रीट करो, जैसे मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। शन यहाँ पे शंग कोंग शंग भी हंस पड़ा। शंग कोंग शंग कहता है, सीनियर्स बैंक्वेट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। लू वाइन मॉडस्ट रिप्लाई देने ही वाला था कि शनशांग एक्साइटमेंट में उसका आर्म पकड़कर सीधे से बैंक्वेट की तरफ ले गया कि चल भाई चल। बैंक्वेट ओपन एरिया में होल्ड किया गया था। रोजवुड मैरिड स्पैरो आइलैंड के पीक पर पवेलियन के अंदर 3 लोग बैठे थे। मेन सीट पर शनशांग था और गेस्ट साइड गेस्ट वाली सीट पर यहाँ पे लू वाइन था और रिस्पेक्टफुली एंड में शंग कोंग शंग था। टेबल पर ब्यूटीफुल फूड और वाइन रखे हुए थे और उसकी क्वालिटी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लू वाइन बस हल्का सा बाइट लिया और भाई क्या बोले, सी की तरफ देखने लग गया। सी बिल्कुल मिरर की तरह शांत था, कोई वेव नहीं थी। सेटिंग सेम ब्राइटली यहाँ पे शाइन कर रहा था और इवनिंग क्लाउड ब्लेजिंग फ्लेम की तरह यहाँ पे लग रहे थे। लू एंड सॉफ्टली कहता, कितना ब्यूटीफुल साइट है। इसी मोमेंट आइलैंड पर काउंटलेस बर्ड्स और स्पैरो यहाँ पे लाउडली चिर्प चिर्प कर रहे थे। पर्पल रोजवुड ब्रांचेस और उनकी क्राइस के साथ शेक होने लगी थी और ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट करने लगी थी। सब साउंड मिलकर एक जाइंट मेलोडी बन गए थे जो सी और स्काई को होराइजन तक स्प्रेड करवा रहे थे। लू आइन के फेसेस पर इंजॉयमेंट का एक्सप्रेशन आ गया था। उसने आंखें बंद कर ली और मोमेंट को फील करने लगा। काफ़ी देर बाद उसने आंखें खोली और गहरी सांस छोड़ी। लू आइन कहता है, मैंने ईस्टर्न सी शेंग क्लैन के रोजवुड मैरिड स्पैरो आइलैंड की रेपुटेशन पहले भी सुनी थी। आज देखकर लग रहा है कि वो रेपुटेशन सच में डिजर्व करती है। लू वाइन आगे कहता है, क्रेज डिमन सर्वाइव करने के बाद जब मैंने ये ब्यूटीफुल साइड देखा, मेरा हार्ट फाइनली यहाँ पे शांत हो चुका है। हाँ, जिंदा रहना कितना अच्छा होता है। लू वाइन की स्ट्रेंथ रैंक 8 पीक पर थी और उसकी डिफेंस फॉर्मली हाफ रैंक लेवल की थी, लेकिन क्रेज डिमन बैटल ने उसको अंदर तक वीक फील करवा दिया था। उस बैटल में काउंटलेस क्राइसिस और ट्रायल्स आए थे। कई बार वो डेथ के बिल्कुल एज पर पहुंच गया था। अभी भी उन डेंजरस मोमेंट को याद करके उसके अंदर बहुत
बहुत अजीब-सा फ़ियर जागता था। शेंग क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछने लगा। शेंग कहता है, "अगर हेवनली कोर्ट और लोंगेविटी हेवन के डिक्लेरेशन नहीं आती तो पूरा 5 रीजन अभी भी डार्कनेस में होता। क्रेज़ डिमन केव में एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था?" तो शेंग आगे कहता है, "सिर्फ जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल और स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ही रिवाइव नहीं हुए, गुयू फेंगयुआन भी हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनेबल बन गया। हेवनली कोर्ट और लोंगेविटी हेवन दोनों को लॉसेस हुए हैं, चाहे उनके गेन्स मतलब उन्हें गेन्स भी मिले हों, लेकिन बिगेस्ट विनर तो फेंगयुआन ही था ना, इसलिए उन्हें क्रेज़ डीमन बैटल की डिटेल ओपनली रिवील नहीं की। लेकिन इतनी ह्यूज कम्बिनेशन के बाद, इनिशियल शॉक खत्म होने के बाद गुई इमॉर्टल के अंदर डीप क्यूरियोसिटी राइज़ होने लग गई और यहाँ पे शेंग भी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि भाई अब क्या होगा? लू वाइन और शन शांग ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने मिलकर क्रेज़ डिमन बैटल की कॉम्प्लेक्स स्टोरी एक्सप्लेन करनी स्टार्ट करी। सुनने के बाद शेंग कंप्लीटली भाई साइलेंट रह गया। लिमिटलेस डिमन वेनेबल की परस्यूट, स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल की स्कीम्स, जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल की ट्रेजिक कंडीशन और साथ में क्या बोले गुयू फेंग युआन की टेरिफाइंग पेशेंस और रेस्ट्रेंट। ये बैटल एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की चीज़ थी। यहाँ तक कि डीमन इमॉर्टल की वजह जो ज़ान बुडू, क्यूआई एंसेस्टर, लू वाइन, शेंग जैसे एक्सपर्ट भी साइड कैरेक्टर लग रहे थे और बैटल की प्राइस वो तो और भी शॉकिंग थी। ज़ान बुडू, डीमन इमॉर्टल के बावजूद जैसे हाफ रैंक लाइन तो यहाँ पे मारे गए। फेंग युआन ने अराउंड 50 गु इमॉर्टल सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे लूज़ कर दिए। लोंगेविटी हेवन के 8 एक्सट्रीमिटी में सिर्फ आधे लोग बचे और केज डेमन केव के अंदर न्यू क्वांग फेंग, बू तियान कॉन्ग, साथ में डुआन हो और काउंटलेस लाइफ फॉर्म भी मारे गए। एंड में लिमिटलेस डिमन वेनेबल इंटरनल लाइफ अचीव नहीं कर पाया और फेंग युआन बिगेस्ट विनर बाहर निकला। शेंग ने भाई एक अजीब सा लुक लेते हुए पूछा। शेंग कहता है, 3 चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। पहली, अगर मैं लिमिटलेस डीमन वेनेबल होता तो मैं उस मोमेंट इतना रश क्यों करता और इतना रिस्क क्यों लेता? उसके पास इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी। अगर क्रेज़ डीमन फॉर्मेशन इनफ नहीं थी, तो क्या वो पूरे वर्ल्ड को सप्रेस करके एक और फॉर्मेशन नहीं बना सकता था? शेनशांग ने हल्का सा हेड शेक करा। शेनशांग कहता है, लिमिटलेस डीमन वेनेबल एक ट्रू दाव परश्योर था। 1 मिलियन ईयर की प्रिपरेशन और प्लानिंग के बाद वो बिना टेस्ट किए कैसे रुक सकता था? खुद ही बताओ। लू वाइन ने कामली ऐड करा और लू वाइन ने भी यहाँ पे थोड़ी बातों को ऐड करते हुए कहा, और वो उस स्टेट में ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर सकता था। बाहर से वो रिवाइव्ड लग रहा था कि वो मतलब वापस ज़िंदा हो गया है, लेकिन वो एक्चुअली एक रियल लिविंग गू इमॉर्टल नहीं था। कम से कम उसकी डेथ के बाद उसके पास फ्लैश और बॉडी भी नहीं थी, ना ही इमॉर्टल प्राइमेसी, और आखिर में दोबारा तरफ फ्लोटिंग आइस में टर्न हो गया वो वापस से। शेंग ने स्लोली यहाँ पे नोट करते हुए बोला, "अच्छा, तो ऐसा है क्या?" फिर उसने दोबारा से पूछा। शेंग पूछता है, "अच्छा, दूसरी बात, क्या वो लोग सच में स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल को इग्नोर कर रहे थे और उसको 9th लेयर के वॉइड में ही छोड़ दिया?" लू वाइन ने थोड़ी देर सोचने लगा। लू वाइन कहता है, "पहले स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल को मैनिपुलेट किया था, उसके इमोशंस को अनकंट्रोलेबली सर्ज करने लग गई थी, यूज़ कर रहा था स्पेक्ट्रल सोल का। और उस मोमेंट मतलब उस पॉइंट पर वो ऑलमोस्ट अपनी मेमोरीज़ लूज़ कर चुका था स्पेक्टर सोल। उसको बस वैग्युअली लॉर्ड पैराडाइस अर्थ याद था जैसे-तैसे, गुस्से की वजह से। उसके बाद स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने उसको डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से रिलीज़ करा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो खुद ही वर्ल्ड बाउंड्री के होल को ब्लॉक करने चला गया अपने आप ही। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे उसकी मेमोरीज़ सैनिटी रिटर्न नहीं हुई। उसके इमोशन में भी कोई चेंज नहीं आया, वो कंप्लीटली इमोशनलेस लग रहा था। लेकिन उसने वर्ल्ड बाउंड्री के होल को सबसे बड़ा थ्रेट ट्रीट किया था और अपनी बॉडी से उनको भाई ब्लॉक ही कर दिया। उसने बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और वो स्टेट बहुत ही स्ट्रेंज थी। मतलब ये कैसे कर गया समझ नहीं आया। जैसे वो कोई सोल बीस्ट हो, पता नहीं क्या था। यहाँ पे शेनशांग बोला। शेनशांग कहता है, "हम दोनों ने स्पेक्टर सोल डीमन वेनेबल की कंडीशन पर काफ़ी डिस्कस किया है, लेकिन कोई प्रॉपर मतलब एक तरीके से कंक्लूज़न नहीं निकला कि क्या था वो, मतलब क्यों ऐसा उसने करा। अब लगता है कि वेनेबल के पास भी इसका आंसर नहीं है, वो सिर्फ़ गेसेस लगा सकते हैं।" फेंग युआन ने अपर हैंड गेन करने और फाइनल ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस स्नैच करने के बाद स्पेक्टर सोल डिमेनरेबल पूरा फोकस वर्ल्ड बाउंड्री होल पर सप्रेस करने पर लगा चुका था। उस पॉइंट पर तीनों वेनेबल ने फाइटिंग स्टॉप कर दी थी। आगे शंशांग ने कहा कि क्रेश डिमन बैटल के बाद सब सर्विली वीकेंड स्टेट में थे, यानी ये कमज़ोर हो गए थे, और क्योंकि स्पेक्टर सोल डिमन वेनेबल ऑलरेडी होल हैंडल कर रहा था, उसको फिलहाल इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन था। ये बोलकर शंशांग ने लुवाइन की तरफ देखा। शंशांग कहता है, फ्यूचर में वो लोग क्या करेंगे और स्पेक्टर सोल डिमन वेनेबल कभी सैनिटी रिगेन करेगा या नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा। शंशांग ने आगे कहा, ये हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। लुवाइन साइलेंटली यहाँ पे नोट करता है कि ठीक है, सही बात है। उसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे सुन्न हो गया था।
स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल की नेचर बहुत ही डीपली मर्डरस थी। अगर उसकी सैनिटी वापस नहीं आती तो वो सिर्फ नाइन्थ लेयर वॉइड में ही रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसकी सैनिटी रिटर्न हो गई तो 5 रीजन और 2 हेवन कंप्लीट क्योस में गिर जाएंगे। शेंग कोंग शेंग ने अपना लास्ट क्वेश्चन पूछा। तो शेंग कोंग शेंग कहता है, और तीसरी बात मुझे पूछनी है, तीसरी बात, फेंग युआन के वेनेबल बनने वाले स्कीम और स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। फेंग युआन के पास इतने सारे नए किलर मूव आए कहाँ से? उसके पास एंडलेस कंपाउंड किलर मूव थे, टोटम किलर मूव थे और डांगहुन लुओपो सील भी था, जो डांगहुन माउंटेन लुओपो वैली और साथ में रिवर्स फ्लो रिवर का यूज़ करता था। मैंने सच में समझ नहीं पा रहा कि मुझे लगा कि फेंग युआन मेनली विज़डम पाथ में स्पेशलाइज़ है, स्पेशली दूसरों की डायरेक्शन ब्लॉक करने में। उसका विज़डम गू भी हेवनली कोर्ट में डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो फिर उसके पास इतने सारे किलर मूव्स आए कैसे? अनलेस उसने विज़डम पाथ में कोई मैसिव ब्रेक थ्रू किया हो, लेकिन क्या इतना बड़ा ग्रोथ पॉसिबल है? ठीक है, अगर उसके पास डांगहुन लोपो सील भी था, लेकिन वो किलर मूव जो उसको डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से बाहर ले आया था, जो उसने भाई रोड ऑफ लाइफ ही बना दी थी, क्या बोले खतरनाक सीन था। उसने 3 शेड्यूल्ड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ को एक तरीके से कोर बना दिया, वो ऑलमोस्ट रोड ऑफ लाइफ को रेप्लिकेट कर चुका था। लू वाइन और शेंग दोनों ने हेडशेक किया और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था इस बात का कि क्या है। लू वाइन तो अजीब सा लुक देते हुए कहता है, लू वाइन कहता है कि अगर फेंग युन इतना भाई अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता तो वो इस कॉन्टेस्ट का बिगेस्ट विनर नहीं होता, क्योंकि अगर हमें ये सब पता होता तो फिर वो ये विनर ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि सही बात है, हमें पता होगा तो सबको पता होगा, सबको पता होगा तो वो ये सब कर ही नहीं पाता, कोई करने ही नहीं देता। यहाँ पे शैनशांग बोला, शैनशांग कहता है, इस मैटर को लेकर मेरे पास कुछ गैसेस हैं। तीनों इमॉर्टल यहाँ पे खाते हुए बात कर रहे थे और अपनी थ्योरीज यहाँ पे डिस्कस करने लग गए थे। खाने के बाद यहाँ पे शेंग फंग शेंग ने एक कप निकाला और लू वाइन और सॉरी, यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, दोबारा बोलते हैं। तीनों इमॉर्टल्स यहाँ पे खाते हुए बात कर रहे थे और अपनी थ्योरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। खाने के बाद शेंग कोंग शेंग ने एक कप निकाला और लो वाइन और शेंग शांग के लिए टी बनाना स्टार्ट किया। लो वाइन ने उसको देखा और क्यूरियस होकर पूछा। लो वाइन कहता है, क्या ये तुम्हारी 6 साउंड टी है? शेंग कोंग शेंग स्माइल करते हुए बोलता है, बस एक छोटी सी क्रिएशन है, मुझे मतलब ज़्यादा मतलब शर्मिंदा मत कीजिए। लो वाइन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। लो वाइन कहता है, शेंग क्लैन की 6 साउंड टी दुनिया भर में फेमस है, कौन सोच सकता कि मुझे मतलब इस बार ट्राई करने का चांस मिल जाएगा। लुवाइन ने क्या कहा, लक पाथ में मेरा एक टर्म होता है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। और ये एक और सेइंग भी है, ह्यूज क्राइसिस सर्वाइव करने के बाद ग्रेट फॉर्च्यून ज़रूर मिलता है। तो शायद ये वही होगा, मतलब मैंने ज़िंदा बच के आ गया ना, इसका कहने का मतलब यही है ना, क्रेश डेमन केव से ज़िंदा बच के आ गया, तो देखो कितना अच्छा फॉर्च्यून है, मुझे टी पीने को मिल गई। वो भी कौन बना के दे रहा है? शेंग शेंग बना के दे रहा है खुद यहाँ पर, वो भी शेंग क्लैन के अंदर मैं पी रहा हूँ यहाँ पे, है ना। लोवाइन यहाँ पे हँसा। लोवाइन कहता है, हाँ हाँ, लगता है आज मैं सच में लकी हूँ। 6 साउंड टी एक्चुअली 6 डिफरेंट टी कप का सेट था। इस 6 टीज़ को प्रिपेयर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ब्रीविंग प्रोसेस, टेम्परेचर, कप का टाइप, ड्रिंकिंग सीक्वेंस और एग्जैक्ट ड्रिंकिंग मेथड सब फिक्स था। शेंगोंग शेंग ने एक रैंक के टिमोटो मटेरियल यूज़ करके फर्स्ट कप यहाँ पे मतलब लिया। उसका नाम था ऑटम वुड साउंड। टी क्रिस्टल क्लियर थी, बिल्कुल क्लाउडलेस स्काई की तरह, प्योर और फ्लॉलेस। जैसे ही लू वाइन ने उसको ड्रिंक करा, उसको इंस्टेंटली यहाँ पे रिफ्रेशिंग फीलिंग आई। उसका माइंड क्लियर हो गया और प्योर एकदम क्लीन फील हुआ उसको। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक केयर फ्री बर्ड बन गया हो। ये कूल ब्रीज थी, वो कैजुअली ऑटम स्काई में मूव कर रही हो, वो सारी वरीज़ को भूल गया हो। पर यहाँ पे शेंगकोंग शेंग ने सेकंड कप बनाया, उसका नाम था क्लाउड फ्लो टी। इस टी का टेक्सचर बहुत स्पेशल था, ये नॉर्मल टी की तरह नहीं थी, बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट थी और माउथ में एंटर होते ही मेल्ट हो गई और स्लाइटली कोल्ड स्टीम ऑफ वाटर बनकर थ्रोट के थ्रू नीचे फ्लो होने लग गई। इस टी को नेचुरली एक ही ग्लप में ड्रिंक कर लिया जाता था। फिर शेंगकोंग शेंग ने थर्ड कप बनाना स्टार्ट करा, उसका नाम था रिवर मोरफुल क्राई। लेकिन हाफ वे थ्रू ही अचानक शंकोंग शंग के चीक्स पर एक टीयर बहने लगे। वो टी मतलब जो टीयर बहने लगे, यानी आंसू निकलने लगे ना शंकोंग शंग के, वो जो आंसू थे वो उस मतलब बहने लगे, तो वो टी यहाँ पे बनना पता नहीं कैसे फेल हो गई। अब शंकोंग शंग ने जल्दी से अपने मतलब आंसुओं को पोंछ लिया। शंकोंग शंग कहता है, मैं मतलब शर्मिंदा हूँ ट्रूली, मतलब सॉरी इस चीज़ के लिए। लू वाइन की इंजरीज ऑलरेडी शंग शंग शांग ने ट्रीट कर चुका था और यहाँ पे शंग क्लेनस को इतनी वार्मली होस्ट भी कर रहा था। उसको समझ आ गया कि असली टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उसने डायरेक्टली पूछा। लुआन कहता है, शेंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप रो क्यों रहे हैं? शेंग कोंग शेंग ने आंसर दिया। शेंग कोंग शेंग कहता है कि कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू, मैं बस गिल्ट में रो रहा हूँ। मेरे शेंग क्लैन को स्टेबलाइज हुए थाउजेंड्स ईयर हो चुके हैं और कौन सोच सकता था कि मेरे जनरेशन में एक ही क्लैन एक्सटर्मिनेशन क्राइसिस फेस करेगा। मतलब मेरे ही जनरेशन में मेरा क्लैन यहाँ पे एक्सटर्मिनेशन क्राइसिस फेस करेगा, यानी ख़त्म होने की नौबत तक आ जाएगा।
मैं शेंगकोंग शेंग ट्रूली इनकम्पिटेंट और यूजलेस हूँ। ये ब्यूटीफुल रोजवुड मैरिड स्पैरो आइलैंड और हमारे काउंटलेस क्लैंसमैन सब पेरिश होने वाले हैं। शेंग यहाँ पे शेंशांग ने एक डीप सा लुक निकाला। लुवाइन ने पूछा। लुवाइन कहता है, क्या तुम दोनों फेंगयुआन को लेकर वरिड हो कि मतलब वो आएगा और तुम सबको मार देगा, इसलिए तुम कह रहे हो कि एक्सटर्मिनेट हो जाओगे? शेंगकोंग शेंग ने कहा तुरंत ही, बिल्कुल वो ऐसा ही करेगा। कुछ टाइम पहले ही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है कि लॉर्ड डीमन वेनरेबल ईस्टर्न से वापस लौट आया है और उसने एक मॉर्टल आइलैंड चूज़ करके अपना फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट क्यूआई सेटअप किया है जो सराउंडिंग 10,000 ली तक स्प्रेड हो गया है। यानी भाई ने जिंदा एक आइलैंड को सेटअप बनाकर पूरे 10,000 ली के एरिया को पूरा रीजनल वॉल बना दिया, यानी उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता था। आगे अपने शेंगकोंग शेंग कहता है, अब मैं सच में वरिड और फियरफुल हूँ। पूरा शेंग क्लैन वरिड और फियरफुल है। एक्चुअली पूरा ईस्टर्न सी गुई मॉर्टल वर्ल्ड ही यहाँ पे फियरफुल हो चुका है। ये बोलते उसके फेस पर फिर से यहाँ पे भाई आंसू बहने लग गए। अब आगे देखते हैं। ग्रेट शेंग क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अब भाई आंसू में रो रहा था। उसके अंदर फेंगयुआन को लेकर जेन्युइन फियर था, लेकिन उसके डीपर गोल्स भी थे। हेवनली कोर्ट लॉन्गेविटी हेवन को कंबाइंड अनाउंसमेंट के बाद ये न्यूज़ फेक नहीं हो सकती थी। यानी हेवनली कोर्ट ने और यहाँ पे लॉन्गेविटी हेवन ने दोनों ने मिलकर ये अनाउंसमेंट करा था कि भाई फेंगयुआन सच में वेनेबल बन चुका है। फेंगयुआन ऑफिशियली हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनेबल बन चुका है और क्यूआई एंसेस्टर एक्चुअली फेंगयुआन का क्लोन था। ये भी पूरे वर्ल्ड में पता चल गया था। और इससे पहले ईस्टर्न सी की राइटियस पाथ फोर्सेस क्यूआई एंसेस्टर को सपोर्ट कर रही थी और राइटियस क्यूआई अलायंस बनाई थी ताकि फेंगयुआन के वेरिएंट ह्यूमन अलायंस का अपोज कर सके। लेकिन ट्रुथ ये निकला कि दोनों साइड के लीडर्स एक्चुअली फेंगयुआन ही थे। तो फेंगयुआन ही था, मतलब पूरे ईस्टर्न सी राइटियस पाथ क्लैंस फेंगयुआन के हाथ तो खेल रहे थे। जब शंकोंग शंग को ये तुरंत पता चला तो उसको भाई एंगर और ह्यूमिलेशन फील हुआ, लेकिन उसके बाद फियर और भाई अनरेस्ट भी आ गया। शन क्लैन ईस्टर्न सी का एक सुपर फोर्स था, उसके पास ह्यूज बिजनेसेस और 7 सीज़ का कंट्रोल था, लेकिन वो फेंगयुआन का सामना कैसे करते? जब फेंगयुआन सिर्फ हाफ रैंक 9 था, तब भी ईस्टर्न सी सुपर फोर्सेस को भाई मतलब यूनिटी में आना पड़ा था फेंगयुआन को रोकने के लिए। लेकिन अब फेंगयुआन रैंक 9 है, तो अब क्या कर लेंगे भाई? अब सब मिलकर क्यों इस एंसेस्टर को लीडर बनाया था, तब जाकर सिचुएशन स्टेबल हुई थी कहीं। अब तो फेंगयुआन वल्नरेबल है, तो शेंग क्लैन और बाकी सब सुपर फोर्सेस तो भाई अब क्या बोले, और क्या ही होगा अब। वो ईज़िली दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे, ईस्टर्न सी छोड़ नहीं सकते थे ये लोग, और अगर शिफ्ट करना भी चाहते तो कहाँ जाते? साउथर्न बॉर्डर और वेस्टर्न डिज़र्ट इम्पॉसिबल थे क्योंकि वहाँ कोई वेनरेबल नहीं था। अगर फेंगयुआन अनहैप्पी होता तो डायरेक्टली भाई उनका चेस करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्थर्न प्लेस में वेनरेबल ज़रूर थे, लेकिन उन रीजन के अपने सुपर फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद थे। शेंग क्लैन वहाँ सर्वाइव कैसे करता? अगर वो ईस्टर्न सी में रहते तो फेंगयुआन उन्हें बुली करता, और अगर वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट या नॉर्थर्न प्लेस जाते तो स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल या जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल उन्हें सप्रेस करते। 5 रीजन क्योटिक वॉर फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाली थी। और अगर शेंग क्लैन किसी वेनेबल साइड ज्वाइन नहीं हुआ तो वॉर के टाइम उन्हें भाई कैनन फोडर बना दिया जाएगा और भाई ऐसे ही यूज़ कर दिया जाएगा कि जाओ चारा हो तुम लोग। इसलिए शेंग कोंग शेंग ने सीक्रेटली शेंग क्लैन के एलिट्स गो इमॉर्टल को गैदर किया और डिस्कशन किया, और एंड में कंक्लूजन निकला फेंगयुआन ज्वाइन करना ही बेस्ट चॉइस होगी, यानी फेंगयुआन के साथ ही ज्वाइन कर लो। चाहे ये कितना शर्मनाक हो, लेकिन फेंगयुआन अब एक डीमन वेनरेबल था। सब लोग उसके एक्शन समझ जाते हैं। डिसीजन लेने के बाद शेंग कोंग शेंग और डीपली यहाँ पे सोचने लग गया, अगर उन्हें फेंगयुआन को ज्वाइन करना ही है तो शेंग क्लैन को सबसे पहले ज्वाइन करना चाहिए। इससे उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते, और अगर शेंग क्लैन लीड करके हाफ रैंक 9 लू वाइन के साथ मिलकर ईस्टर्न सी राइटियस पाथ फोर्सेस को फेंगयुआन ज्वाइन करने के लिए इन्फ्लुएंस करता, मतलब सबको इन्फ्लुएंस करते, यानी शेंग क्लैन यहाँ पे क्या करे, सारे के सारे राइटियस पाथ वालों को बोले कि भाई देखो, अब पूरे एक्सटेंसिव पे फेंगयुआन आ चुका है और हम किसी दूसरी जगह लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि खतरा रहेगा और हमारा मतलब एग्जिस्टेंस खत्म होने का भी रहेगा। किसी दूसरी जगह गए तो सप्रेस हो जाएंगे, यहीं रहे तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सीधी सी बात है, फेंगयुआन की साइड आके ज्वाइन हो जाओ। अगर ये सब शन क्लैन करके इन्फ्लुएंस कर दे सबको, तो हो सकता है कि शंकरन आगे भी रहे, सबको साथ में लेके फेंगयुआन के पास जाए, तो ये लोग जॉइन भी हो जाओ। फेंगयुआन मतलब शेंग क्लैन को थोड़ा-सा ऊपर सुपीरियर ट्रीट करे कि ठीक है, तुम इन क्लैन्स में सबसे ऊपर रहोगे, हैंडल करोगे। और इस तरीके से उसकी मतलब एक तरीके की वो भी बनी रहेगी कि हाँ भाई, शेंग क्लैन अभी भी ऊपर है, ऐसे टाइप का। लू वाइन भी जाएगा तो और बढ़िया। तो फेंगयुआन पर उनका गुड इंप्रेशन पड़ता। शेंग शेंग ने सीक्रेटली ये प्लान यहाँ पे शेंग को बताया। शेंग ने सोचने के बाद डिसाइड किया कि ये प्लान पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले लू वाइन को कन्विंस करना था। शनशांग को लगा कि उसके पास गुड चांस है। चाहे उसकी लू वाइन से सीक्रेट एक तरीके से रिसेंट मीटिंग हुई है या सीक्रेटली या जैसे भी मीटिंग हुई है, लेकिन
उसके बीच डीप कनेक्शन ऑलरेडी था। शनशांग को कभी पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल का गाइडेंस मिला था और लू वाइन उसका साउथर्न वाटर इनहेरिटर था। अगर सेंट्रल कॉन्टिनेंट सेक्ट सिस्टम के हिसाब से देखें तो दोनों डिसाइपल ब्रदर्स थे और क्रेश डिमन के बैटल के दौरान लू वाइन और शनशांग ने मिलकर फाइट किया था बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के। बैटल के बाद शनशांग ने ह्यूमन पाथ मेथड यूज़ करके लू वाइन की हीलिंग्स भी की थी। अगर लू वाइन सिर्फ अपने अर्थ पाथ मेथड पर रिलाई करता तो उसका रिकवर होने में बहुत टाइम लगता। इसीलिए एक साइड शेंग रो रहा था और दूसरी साइड शेंग क्लैन मतलब शनशांग कामली टी पी रहा था कि उसको लग रहा था कि कोई नहीं देखा जाएगा और दोनों लुवाइन के रिस्पांस का वेट कर रहे थे कि क्या होगा। लुवाइन अंदर ही अंदर एक अजीब सा लुक दे के सोचने लग गया। उसको ऑलरेडी समझ आ गया था कि शनशांग का फेंगयुआन के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। फेट वॉर के दौरान दोनों ने हेवनली कोड के अगेंस्ट मिलकर फाइट करी थी और क्रेज डिमन गेम में भी करी थी। डिवाइन एम्प्रेस सिटी से निकलते ही शनशांग ने फेंगयुआन के वर्ड्स पर इंस्टेंटली हेवनली कोड के अगेंस्ट कॉपरेट करा था, यानी एकदम से भरोसा करके अटैक कर दिया था हेवनली कोड के ऊपर। अब क्वेश्चन था लुवाइन क्या करे, उसको कहाँ जाना चाहिए? ये क्वेश्चन वो बहुत टाइम से सोच रहा था। क्रेज डिमन के बैटल के बाद दुनिया की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई थी। 3 वेनरेबल एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे स्टैंड ऑफ में थे और फ्यूचर में और भी वेनरेबल रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी थी। सब कुछ दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ रहा था। हाफ रैंक लाइन बैटल स्ट्रेंथ होने की वजह से लुवाइन को अपनी सिचुएशन क्लियरली समझ आ रही थी और डायरेक्टली वेनरेबल के अगेंस्ट फाइट करना मतलब डेथ को इन्वाइट करना था। लेकिन कुछ सिचुएशन में हाफ रैंक लाइन भी बैटल का रिजल्ट चेंज कर सकते थे। क्रेज डिमन के बैटल उसका प्रूफ था। जब जाइंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल और स्टार कैंसलेशन इमॉर्टल वेनेबल डेडलॉक में फंस गए थे, तब उन्होंने पहले फेंगयुआन को इनवाइट करा, उसके बाद ही दूसरे हाफ रैंकैन को अपनी साइड बुलाया, क्योंकि ये लोग बैटल बैलेंस टिल्ट करने का कैजुअल पीसेस थे। और जब बैटल के एंड में तीनों वेनेबल ने फाइटिंग स्टॉप करी, तब भी उन्होंने लुवाइन और बाकी हाफ रैंकलिन वेनेबल को अटैक नहीं किया। एक रीज़न ये भी था कि सब बहुत ज़्यादा मतलब वीकेंड स्टेट में थे, कमज़ोर थे, एक दूसरे से अलर्ट थे। दूसरा रीज़न था अगर वो हाफ रैंकलिन को मारने का ट्राई करते और फेल हो जाते तो वो डायरेक्टली अपोजिट साइड में ज्वाइन कर लेते, यानी किसी और की साइड चले जाते वो जितने भी लोग थे। इसी वजह से लुवाइन और बाकी सब सेफली यहाँ पे रिटर्न कर पाए। लुवाइन कुछ देर तक साइलेंटली यहाँ पे सोचता रहा, फिर उसने सोचा, लुवाइन कहता अगर लॉर्ड पैराडाइज अर्थ अभी भी जिंदा होते तो मैं डेफिनेटली उन्हें फॉलो करता। परशुत बैटल में मैंने फेंगयुआन की हेल्प करके स्पेक्टर सोल पर एम्बुश इसलिए किया था ताकि लॉर्ड पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल सक्सेसफुली रिवाइव हो सके, लेकिन अब फेंगयुआन ने उनको मार दिया। ये बोलते वक्त लुवाइन ने अपने दांतों को कस लिया, उसके फेस पर एंगर क्लियरली दिख रहा था। अगर पैराडाइज अर्थ को जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल या स्टार कैंसलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने मारा होता तो शायद लुवाइन को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पैराडाइज अर्थ को फेंगयुआन ने ही मार दिया। ये आयरनी ये थी कि फेंगयुआन स्पेक्टर सोल डिमन वेनेबल से लुवाइन को डेस्परेट एम्बुश की वजह से ही बच पाया था। मतलब स्पेक्टर सोल जब फेंगयुआन के पीछे पड़ा था, फेंगयुआन कैसे भाग रहा था, तब लुआइन ने आके बचाया था और यहाँ पे अपने पैराडाइज अर्थ के रेजिमेंट ने ही यहाँ पे फेंगयुआन को ज़िंदा रखा था जब स्पेक्टर सोल पीछे पड़ा था। उस टाइम पर कितनी हेल्प हुई थी, लेकिन अब देखो फेंगयुआन ने उसे ही मरवा दिया। उसको समझ आ गया कि लुआइन के इमोशंस वॉलेंटली यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी क्लियर था। शनशांग चुप रहा, उसने कभी भी पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल की हेल्प रिसीव की थी, मतलब कभी-कभी तो मतलब कभी करी थी, बहुत टाइम पहले उसने पैराडाइज अर्थ से कोई गाइडेंस ली होगी ना, इसलिए अभी वो बोलना उसके लिए एक तरीके से अप्रोप्रि होता है अरे यार सही नहीं होता बेसिकली। मतलब वो अभी क्या बोलेगा? अगर वो ये बोलेगा कि लुवाइन आ जाओ, फेंगयोन के साइड आ जाओ, तो ये भी गलत होगा क्योंकि कभी पैराडाइज अर्थ ने उसकी हेल्प करी थी और ये तो फिर ये हो गया कि भाई पैराडाइज अर्थ ने उसे गाइडेंस दी थी, उसकी हेल्प करी थी और आज वो उसके इनहेरिटर को ये कह रहा है कि जिसने उसको मारा, पैराडाइज अर्थ को जिसने मारा यानी फेंगयुआन ने जिसने मारा, वो उसकी साइड जॉइन हो जाओ जाके, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वो खुद जॉइन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस मिली है, लेकिन भाई लू वाइन तो उसका इनहेरिटर था ना टकले का, और टकले को मारने वाला फेंगयुआन, और भाई ये कह रहे हैं कि टकले को जिसने मारा उसकी साइड जॉइन हो जाओ जाके फेंगयुआन की, तो ये तो हो गया गलत चीज़। अब इस चीज़ में तो अपना शशांक चुप रहा कि भाई यही डिसाइड करे लू वाइन जो इसको सोचना है। अब क्या बोलें? देखते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। यहाँ पे शंग कोंग शंग तुरंत ही बोल पड़ा। शंग कोंग शंग कहता है, मेरे ओपिनियन में लॉर्ड लू वाइन आपको इतना कॉन्फ्लिक्टेड फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। बैक देन आप मोस्टली पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेबल की विल की वज़ह से फेंगयुआन की हेल्प कर रहे थे। थोड़ी देर पॉज़ करके दोबारा से अपना शंग कोंग शंग कहता है, और वैसे भी पैराडाइज अर्थ की डेथ का फाइनल ब्लो चाहे फेंगयुआन ने दिया हो, लेकिन एक्चुअल बिगेस्ट कल्प्रिट तो स्टार कैंसलेशन इमॉर्टल वेनेबल और जायंट्स इमॉर्टल वेनेबल ही थे। लू वाइन ने एक अजीब-सा लुक देकर स्काई की तरफ देखा। उसके पास हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लुआइन कहता है, तुम कह तो सही रहे हो। वो बिटर स्माइल के साथ कहता है। लुआइन कहता है, सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लॉर्ड पैराडाइज अर्थ के बिना मैं लुआइन बस एक वंडरिंग वैग्रेंट हूँ।
मशरूम मैन प्राइस अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मशरूम मैन ऑलरेडी सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर एंटर कर चुके हैं। वो फेंग युआन के हॉस्टेजेस हैं। मैं दोनों चॉइसेस के बीच फंस गया हूँ। मेरा जो माइंड है अभी शांत नहीं हो पा रहा है। फिर उसने शेनशांग की तरफ देखा। लुआन कहता है, शेनशांग, हमारी फ्रेंडशिप बैटल्स में फोर्ज हुई है। मैं तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, तुम इस मैटर को कैसे देखते हो। शेनशांग ने एक थोड़ा सा खांसा, फिर खांसने के बाद कहता है, "अ, लुआइन, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रेंड फ्रेंड हो तुम। मैं लॉर्ड हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनेबल को जॉइन करना चाहता हूँ, यानी फेंग युआन को। सच ये है कि ब्लू ड्रैगन वेल के टाइम से ही हम लॉर्ड फेंग युआन के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं। उसके बाद फेट वॉर और क्रिस डिमन की बैटल, उसमें भी हमने साथ काम किया था। और इतनी बार कॉर्पोरेट करने के बाद भी लॉर्ड फेंग युआन ने हमें एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं करा था। वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही खड़ा उतरा था। फिर शैनशांग ने हल्का सा हंसा। शैनशांग कहता है, ऑफ कोर्स, अगर कोई बोले कि फेंग युआन डिपेंडेबल है तो वो कंप्लीटली नॉनसेंस होगा। वो आखिर एक डीमन वेनेबल है। लेकिन शेन क्लैन की फाउंडेशन यही है। अगर हम मूव करने की ट्राई करें तो रिस्क बहुत होगा। प्रोज और कॉन्स सोचने के बाद हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है। गुई मॉटर्स बिना रिसोर्स के कल्टीवेट नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं। शेंकलैंड बहुत ही ह्यूज था और उसके पास बहुत सारे गुई मॉडल थे। उन सब की कल्टीवेशन मेंटेन करने के लिए मैसिव रिसोर्स चाहिए थे। साथ ही नए गुई मॉडल सीड्स को प्रमोट करना भी ज़रूरी था। ऑफ कोर्स हर गुई मॉडल के पास अपना इमॉर्टल प्राइमेसी होता था, लेकिन सिर्फ इमॉर्टल प्राइमेसी के रिसोर्स इनफ नहीं होते हैं सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए। अगर होते तो ट्रेजर हेवन इतना पॉपुलर नहीं होता। सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन वो कम्प्लीटली यूनिक एग्जिस्टेंस थी। चाहे उसको दोबारा रिफाइन किया जा सके, किया जा सकता हो, लेकिन उसके लिए जो इमॉर्टल मटेरियल चाहिए होते हैं वो 10 एक्सट्रीम फिजिक और गू इमॉर्टल्स के ट्रेवलेशन, गू रिफाइनमेंट और ट्रेवलेशन, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं यार, क्या बोले, बहुत ज़्यादा। जानते ही होगे ना, फोर्थ सीज़न, वॉल्यूम 4 में जो हुआ था जब ये रिफाइन हुआ था सेविनरी इमॉर्टल फेटिश गो, जानते ही हो ना कितना सब लग गया था। ये सब रिस्क और इन्वेस्टमेंट इतने ह्यूज थे कि कोई नॉर्मली ले ही नहीं सकता। शनशांग की बात सुनने के बाद लू वाइन का एक्सप्रेशन यहाँ पे ख़राब सा हो गया। वो स्लोली यहाँ पे हाँ में हाँ मिलाने लग गया। लू वाइन कहता है, ब्रदर शन ने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। शंशांग ने एक दूसरे की तरफ यहाँ पे देखा और अंदर अंदर सोचा। वो कहते हैं, स्ले ओल्ड फॉक्स। लू वाइन के वर्ड्स का हिडन मीनिंग क्लियर था। वो इस डिसीजन के थ्रू शनशांग के हीलिंग फेवर का डेप्थ रिपे करना चाहता था, जैसे एक्सपेक्टेड था। लू वाइन जैसे हाफ रैंक जीनियस को इजीली रिसीव नहीं किया जा सकता। शनशांग हल्का से यहाँ पे खांसता है। शनशांग कहता है, अच्छा है कि तुमने डिसीजन ले लिया। फ्यूचर में हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकेंगे। शेंगकोंग शंग ने भी इंस्टेंटली कन्वर्सेशन का फ़ायदा उठाया। उसने सजेस्ट किया कि शनशांग और लू वाइन लीड लेकर बाकी ईस्टर्न सी सुपर फोर्सेस को भी फेंग युआन ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करें। लू वाइन ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था कि सजेशन आएगा, इसलिए उसने इंस्टेंटली हाँ में हाँ मिलाया और एग्री कर दिया। शेंगकोंग शंग ने फिर से 6 साउंड टी यहाँ पे बनाई। टी एंजॉय करने के बाद शेंगशांग सेटिस्फाइड होकर लू वाइन को दोबारा से सीक्रेट रूम ट्रीटमेंट के लिए ले गया। चलो ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों की इंजरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी, खतरनाक ही वाली। सिर्फ़ एक राउंड ट्रीटमेंट इनफ नहीं था, चाहे शेनशांग ह्यूमन पाथ मेथड यूज़ कर रहा हो, लेकिन वेनेबल दाओमाक के जो घाव थे, उन्हें रिमूव करने के लिए टाइम ही चाहिए था। दूसरा दिन यहाँ पे सुबह देखते हैं, शंग जर्नी पर निकल गया और दूसरे सुपर क्लैन्स का विज़िट करने का स्टार्ट करा। उन्हें फेंगयुआन की साइड जॉइन करवाना, यानी साइड लाना, उनका प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये सारे सुपर फोर्सेस ईस्टर्न सी के पे बेस थे और जल्दी ही उन्हें शंग से पता चल गया कि शेनशांग और लुवन फेंगयुआन को जॉइन करने वाले हैं। क्रेश डिमन के डीमन इमॉर्टल की बाजू की डेथ के बाद दुनिया में सिर्फ 3 हाफ रैंक बैटल एक्सपर्ट ही बचे थे। उन 3 में शेनशांग, लू वाइन और फेंगयुआन जॉइन करना चाहते, शेनशांग और लू वाइन तो फेंगयुआन को जॉइन करना चाहते थे। अब बचा एक, और राइटेस क्यूआई अलायंस का लीडर एक बचा जो था क्यूआई सिस्टर। वो तो फेंगयुआन का ही साथी था, तो क्या बोले क्यूआई पाथ का क्लोन था, तो तीनों के तीनों फेंगयुआन के साइड जाएंगे। ये ट्रेंड इतना ओवरवेलमिंग था कि ईस्टर्न सी के बाकी सुपर फोर्सेस क्लैंस भी यहाँ पे ज्वाइन करने लग गए। ऑफ कोर्स हर कोई फेंगयुआन को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। यहाँ पे शिया शुआन, शिया जिया, शिया क्लैन के दूसरे गू इमॉर्टल ने तो हेवनली कोर्ट और लॉन्गेविटी हेवन की अनाउंसमेंट सुनते ही ईस्टर्न सी छोड़ने और राइटेस क्यूआई अलायंस को धोखा देने का डिसीजन ले लिया था। ये शिया क्लैन गू इमॉर्टल सच में पिटीफुल थे। पहले उनकी फाउंडेशन वेरिएंट ह्यूमन अलायंस ने डिवोवर कर ली, सब खा गए। उसके बाद वो क्यूआई एंसेस्टर ज्वाइन करके अपनी टेरिटरी रिक्लेम करना चाहते थे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ, क्यूआई एंसेस्टर फेंगयुआन के साथ ही मिला हुआ था। तो एक तरीके से इनका तो बन गया गंदा वाला फूल। और भाई शिया शिया रूसी जैसे इमॉर्टल, ये जो लोग थे इंपॉर्टेंट कोई इमॉर्टल थे, ये सब तो मर गए थे। शिया क्लैन के कोई इमॉर्टल कहते हैं ये डीमन फेंगयुआन।
ये डीमन फेंग्युआन ने हमारे क्लैंसमैन को मारा, हमारी फाउंडेशन डिवॉर कर ली। ये एनमिटी हेवन से भी बड़ी है। ईस्टर्न ये एक दिन हम वापस ज़रूर आएँगे। चलो जल्दी। शुई जियानवेंग पेट्रोल करते हुए यहाँ पहुँचने वाला है। हा, 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 हा। दूसरा यहाँ पे शाकलन का बंदा कहता हाँ, टेंशन मत लो। आज एस्केप करने के लिए मैंने स्पेशली शुई शियानवेंग के लिए रेयर वाइन अरेंज की है। उसकी नेचर के हिसाब से वो आज पूरा ड्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे शियाकलन की कोई मोटर सीक्रेटली सी सरफेस के अलोंग फ्लाई करते हुए ईस्टर्न सी से सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे थे हेवेली कोड ज्वाइन करने। यहाँ पे जुई शियांगवेंग चुपचाप उन्हें देख रहा था। वो तब तक देखता रहा जब तक वो होराइजन में कंप्लीटली यहाँ पे डिसअपीयर नहीं हो गए। ये एल्डरली गुई मॉडल डीपली अजीब सा लुक दे रहा था। उसके फेसेस पर वरीड एक्सप्रेशन था। अब वो क्विंडेलिन को दिया हुआ प्रॉमिस रिग्रेट कर रहा था, क्योंकि अब वो हेवेली कोड का स्पाई था जो सीक्रेटली राइटियस क्यू अलायंस में घुस चुका था। एक दिन पहले ही हेवेली कोर्ट ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो इंटरनली शिया क्लैन गुइमोटल को एस्केप करने दे। अब शुई शियान वेंग अंदर से सोचने लग गया। शुई जियान वेंग कहता है, इस बार मिशन ईजी था इसलिए सक्सेसफुल हो गया कि इन बंदों को बस बाहर भिजवाना था, ये तो चले गए। लेकिन नेक्स्ट मिशन क्या होगा? उसके दिमाग में फेंगयुआन का इमेज आया, एक वेनरेबल कल्टीवेशन लेवल वाला टेरिफाइंग फेंगयुआन, और उस मोमेंट पर उसको सारी वाइन्स फ्लेवरलेस लगने लग गई। उसे लगने लग गया कि भाई क्या होगा मेरा। शुई जियान वेंग शॉक और डिसबिलीफ में सोचने लग गया। शुई जियान वेंग कहता है, वो अचानक कैसे वेनरेबल बन गया? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है कहीं और साइड का। एक छोटी बैम्बू स्टिक पे 5 पर्पल स्मोक सिकाडास ग्रिल हो रहे थे। ये नॉर्मल गूबम नहीं थे, ये रैंक 5 के फायर पाथ गू थे। मॉर्टल वर्ल्ड में इनके लिए ब्लड शेड हो जाता भाई, लड़ मर जाते लोग। पर यहाँ पे फूड बने हुए थे। ये जो कुकिंग कर रहा था ये बंदा था हेवेली लॉर्ड बाइजू। नॉर्थ प्लान्स में सबको पता था कि बाइजू को गोवम कुक करने का एक वियर्ड हॉबी है। और उसमें मतलब उसमें सबने मतलब गेस्ट बन के बैठा था, सामने बंदा भी एक बैठा था चूडू, और ये भी देख रहा था यहाँ पे कि भाई सब लोग भी देख रहे हैं, चूडू भी देख रहा था कि क्या मतलब ये बंदा क्या पका रहा है। चूडू कहता है टेस्ट अमेजिंग है, चिकन और तारो जैसा फ्लेवर आ रहा है। बाइजू हंसता है और अपना पास्ट बताता है। बाइजू कहता है कभी मैं पुअर लोन कल्टीवेटर था, एक बार गोवम गलती से क्रश हो गया था और गुस्से में मैंने उसको पका के खा लिया। फिर 7 दिन तक डायरिया हुआ मुझे और ऑलमोस्ट मैं मर ही गया था भाई उस डायरिया के चक्कर में। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में गूवम्स खा के रिवेंज लूँगा मैं गूवम से, कि मेरे को डायरिया दोगे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बाद में टॉपिक फूड पाथ से शिफ्ट होता है। चूडू कहता है स्पेक्टर सोलर फीड डिस्ट्रक्शन के बाद फूड पाथ रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। तो बाइजू कहता है ग्रेट एरा स्टार्ट हो गया है, फूड पाथ राइज करेगा, स्ट्रेंथ पाथ भी करेगा। ब्रदर चू तुम स्ट्रेंथ पाथ को रिवाइव करना चाहते हो, अब तुम्हारे पास चांस है। तो चूडू कहता है अभी बहुत कम मतलब ट्रू स्ट्रेंथ पाथ वाले एक्सपर्ट बचे हैं, बहुत कम लोग हैं यार, मेरा गोल है ज़्यादा लोगों को स्ट्रेंथ पाथ चूज़ करवाना। तब बाइजू असली टॉपिक पे आता है। बाइजू कहता है तुम एक और स्ट्रेंथ पाथ एक्सपर्ट को भूल रहे हो। चूडू समझ जाता है वो फेंगयुआन की बात कर रहा है। चूडू कहता है फेंगयुआन का वेनरेबल बनना शॉकिंग है, पर सोचो तो नेचुरल भी लगता है। उसमें इम्पॉसिबल सिचुएशन को सर्वाइव किया है, ब्रेन्स और स्ट्रेंथ दोनों थे उसके पास, तो आखिर में वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में पहुंच भी गया था वो तो। बाइजू एग्री करता है। फिर बाइजू लो वॉइस में बोलता है। बाइजू कहता है ब्रदर चू क्या तुम्हारा हेवन रिफाइनिंग डिमन वेनेबल से कोई कांटेक्ट है, मतलब थोड़ा बात-वात होती है क्या तुम्हारी फेंगयुआन से? चूडू डायरेक्टली आंसर नहीं देता इसका। बाइज़ू थोड़ा-सा अजीब लुक देता है, फिर कहता है करंट एरा डेंजरस है। जायंट सन रिवाइव हो चुका है और वो अपने डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करेगा। मेरा बाइज़ू ट्राइब हाई ट्राइब की फाउंडेशन पे बना था। सच कहूँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है रिसेंटली, क्या बोलूँ? तो यहाँ पे चूडू कहता है अभी 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए होप अभी भी है यार, इतना मत सोचो। पर बाइजू हेड शेक करता है और कहता है स्ट्रॉन्ग लोग डायरेक्टली अटैक नहीं करते, बस हमें कैनन फॉडर बना देंगे वो लोग, है ना? चारे की तरह यूज़ करेंगे हमें वो। क्योस स्टार्ट होते ही हमारी ट्राइब को सैक्रिफाइस की तरह यूज़ किया जाएगा। जानते हो ना नॉर्थ अफेयर्स कैसा है? जायंट सन क्या करेगा हमें? हम उसके डिसेंडेंट थोड़ी ना हैं, हम उसकी ब्लड लाइन वाले थोड़ी ना हैं, वांगजन ट्राइब होने थोड़ी ना है हम लोग। वो हमें ऐसा यूज़ करेगा। चूडू साइलेंटली इस बात से एग्री कर रहा था कि बात तो सही है। यहाँ पे हेवेली लॉर्ड बाइजू डायरेक्टली फेंगयुआन के साइड जॉइन नहीं करना चाहता था। वो बस एक बैकअप रूट बनाना चाहता था फ्यूचर डेंजर के लिए, कि अगर जायंट सन ऐसा कुछ करे, अगर ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ देखो इसकी हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब एक रूट तो होना चाहिए। और चूडू भी सेम सोच रहा था। चूडू कहता है मैं बहुत टाइम से फेंगयुआन से कांटेक्ट में नहीं रहा। अब जायंट सन रिवाइव हो गया है, अगर कांटेक्ट पकड़ा गया तो भाई मेरे लिए डिज़ास्टर हो जाएगा। वो जान जाएगा कि मैंने कांटेक्ट करा है फेंगयुआन से, फिर तो मैं तो गया फिर तो।
पर अंदर ही अंदर चू डिसाइड कर चुका था कि वो सीक्रेटली फेंग युआन से कॉन्टैक्ट करेगा और चू ट्राइब के लिए बैकअप प्लान बनाएगा। 3 वेरिएबल्स के कोएग्जिस्ट करने की न्यूज़ से पूरा वर्ल्ड शॉक में था। सब फोर्सेस अपनी सर्वाइवल प्लानिंग स्टार्ट करने लग गए थे। सीन अब देखते हैं वेस्टर्न डिजर्ट के अंदर फेंग क्लैन मीटिंग का सीन। फेंग गोंग कहता है थैंकफुली हमने फेंग युआन को ऑफेंड नहीं करा, देखा हम उसकी साइड थे। फेंग गोंग आगे कहता है अगर उस टाइम उसके अगेंस्ट जाते तो अब पूरा मतलब फेंग क्लैन ही खत्म हो चुका होता। तो फेंग वांगशेंग कहता है उसने हमें काफ़ी टाइम तक मैनिपुलेट किया है, पर क्या करे वो वेनेबल बन गया भाई। फेंग डीचेंग कोल्ड स्माइल करता है, उसको फेंग युआन से डीप हेटेड था। बैक देन उसने फेंग युआन को ट्रैप करने की कोशिश भी की थी, पर वो कैप्चर खुद हो गया था। अब उसके पास न्यू बॉडी थी, कल्टीवेशन रैंक 5 पे आ गया था, पर क्लैन में स्टेटस सेम था। फेंग डीचेंग यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करता है। फेंग डीचेंग कहता है 3 वेनेबल का एरा खतरनाक होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, पर उनके बीच डिफरेंसेस भी तो हैं। हेवनली कोड सबसे एग्रेसिव है, जो कि सेंट्रल कंटेंट। नॉर्थर्न पैस लॉन्गेविटी हेवन जायंट सन को डिफेंड कर रहा है, तो अब क्या बोलें। और रही बात क्या फेंगयुआन की, वो चुप है और ईस्टर्न सी में रिकवर कर रहा है। इसका मतलब करंटली वो वीकेस्ट वेनरेबल है, इस टाइम पर सबसे कमज़ोर है। फ्यूचर में 3 वेनरेबल्स का ह्यूज वॉर होगा, तब मुझे रिवेंज का चांस मिलेगा। हम वेस्टर्न डिजर्ट में सेफ्टी मतलब एक तरीके ना सेफली साइड होके सीक्रेटली डेवलप करेंगे। अगर कोई वेनरेबल जीता हम उसकी साइड ज्वाइन करेंगे, और अगर सब वेनेबल मर गए तो फेंग क्लैन वेस्टर्न डिजर्ट का ओवरलॉर्ड बन सकता है। फेंग गोंग और फेंग वांगशंग उसकी बात सुन के साइलेंटली हाँ में हाँ तो मिला रहे थे कि हाँ थोड़ी बहुत तो बात इसकी सही है। लेकिन इसकी बातों से कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि भाई ये फेंग युआन के थोड़ा बहुत अगेंस्ट जा रहा है, फेंग युआन के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता। इसकी बातों से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। लेकिन उसकी बात में थोड़ा बहुत लॉजिक ये भी है कि अगर जो जीतेगा हम उसके साइड जाएंगे। और ये भी बात सही है कि फेंग युआन वीकेस्ट स्टेट में था, लेकिन जितना हमने उसके बारे में अभी तक देखा वो शायद सही हो चुका है फेंग युआन। ऊपर से उसने 5 रीजनल फॉर्मेशन लगा दी भाई। आधा ईस्टर्न, आधा तो नहीं मतलब ईस्टर्न सी में एक आइलैंड उसका 10,000 ली का एरिया पूरा भाई रीजनल वॉल बना दिया उसने, एक अपनी टेरिटरी बना दी जिसके अंदर कोई घुसे तो भाई अटैक करके खुद को ही बैकलेस ले दिलवा ले, और अंदर मूव करना भी प्रॉब्लम, तो वो भी बहुत मुश्किल है ना। अब इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।